जैसे ही अर्थ ऑनलाइन ऑफिशियल तरीके से शुरू हुआ, एक ठंडी कड़क मैकेनिकल आवाज पूरी दुनिया के कान के नीचे गूंजी और उसने अनाउंस किया, भाई लोग, अर्थ ऑनलाइन अब शुरू हो चुका है। बिना टाइम खोटी किए अपना शुरुआती हीरो चुनो। असल में ये अर्थ ऑनलाइन नाम का रायता हमारे ब्लू स्टार पर फैल चुका था और दुनिया के हर देश के चमचे यानी रिप्रेजेंटेटिव को एक शुरुआती जीव चुनने का मौका मिलने वाला था, ताकि वे पूरी दुनिया पर राज करने के लिए आपस में कुश्ती लड़ सके। नियम बड़ा सिंपल था, जो जीव अगले वर्जन अपडेट तक जिंदा रहेगा, उसके दबदबे के हिसाब से उसके देश को तगड़े इनाम बांटे जाएंगे। अब इसी चक्कर में हर देश के खिलाड़ी हमेशा उन जीवों पर नजर गड़ाए रहते थे जिनके स्टैट्स एकदम हैकर्स जैसे खतरनाक हो और एबिलिटी एकदम ब्रोकन हो, ताकि वे इस खूंखार खेल में टिक सके जहां अनगिनत सभ्यताएं जिंदा रहने के लिए एक दूसरे की धोती फाड़ने को तैयार बैठी थी। लेकिन भाई, इस बार मेरा इरादा नॉर्मल तरीके से भेड़ चाल में चलने का बिल्कुल नहीं था। जब बाकी सब लोग बिल्कुल अंधों की तरह खतरनाक ताकत के पीछे भाग रहे थे, मैंने सीधे एक ऐसे नंबर 1 बेवकूफ जीव को चुना जो हाथ में पत्थर लेकर पगलाए बंदर की तरह यहाँ वहां कूद रहा था। अब इसका कारण भी बहुत सिंपल था। एक ट्रांसमिग्रेटर होने के नाते मुझे जल्दी ही पता चल गया था कि इस दुनिया के लोगों का दिमाग घुटने में है और यहाँ लगभग हर कोई सिर्फ भगवान के क्रिएशन पर आंख बंद करके विश्वास करता है। किसी भी डेढ़ शाने को ये नहीं पता था कि इंसान लाखों सालों की रगड़ाई के बाद विकसित हुआ है। इसका मतलब साफ था कि मेरे पास ऐसा खुफिया ज्ञान था जो किसी और माई के लाल के पास नहीं था। एवोल्यूशन की अपनी इसी तगड़ी समझ के साथ मैं दुनिया वालों को यह दिखाने के लिए तैयार था कि इस जंगल का असली जेठालाल यानी असली राजा कौन है। इस दुनिया में पैर रखते ही मैंने पिछले वर्जन के नतीजे देखे। उस समय जमीन के असली मसीहा विशाल दैत्य जैसे जानवर थे जिनकी भयानक ताकत ने हर कंप्यूटर को चटनी बना दिया था और पूरी दुनिया पर अपना भौकाल सेट किया था। लेकिन फिर एक बड़ा सा जलता हुआ अंगारा यानी उल्कापिंड आसमान से टपका और उसने पल भर में सबका तंबू उखाड़ दिया। कभी न हारने वाला वो चौड़े डायनासोरों का साम्राज्य पूरी तरह साफ हो गया और वे सीधे इतिहास की किताबों में छप गए। जैसे ही मैं ये सब देख रहा था, एक ठंडी मैकेनिकल आवाज अचानक आसमान और जमीन को हिलाते हुए गूंज उठी। उसी समय आसमान में एक विशाल स्क्रीन ऐसे खुली जैसे कोई बड़ा थिएटर हो। कोई कहीं भी खड़ा हो, बस गर्दन ऊपर उठाते ही उसे सब साफ दिख जाता। अर्थ ऑनलाइन का बड़ा अपडेट अनाउंसमेंट। पहला, सभी देशों से सिविलाइजेशन ऑब्जर्वर चुनने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और चुने गए बकरों की लिस्ट 3 मिनट में स्क्रीन पर टांग दी जाएगी। दूसरा, नए वर्जन का समय सीधे 44 लाख साल पीछे प्रागैतिहासिक काल के कीचड़ में जाएगा। तीसरा, नए वर्जन में बड़े बदलाव होंगे और जीवों की प्रजातियां इतनी बढ़ जाएंगी कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। पूरा डेटा अपडेट लॉन्च होते ही सामने आएगा। चौथा, कंप्लीशन सिस्टम को पूरी तरह अपग्रेड कर दिया गया है। जीतने वाले की चांदी होगी और बड़े इनाम मिलेंगे, जबकि हारने वाले की ऐसी लंका लगेगी कि उसकी पुश्तें याद रखेंगी। सिर्फ कुछ लाइनें थी, फिर भी पूरी दुनिया के लोगों की पैंट गीली हो गई और तुरंत खौफ का माहौल बन गया। सबसे भयानक बात यह थी कि इस बार सिस्टम ने सिर्फ 3 मिनट का टाइम दिया था। पिछले हर अपडेट में ऑब्जर्वर चुने जाने के बाद हमेशा 3 से 10 दिनों का तगड़ा टाइम मिलता था। उस समय सारे देश अपने ऑब्जर्वर को सब कुछ रटाने, समझाने और धांसू स्ट्रेटेजी बनाने के लिए अपनी जान लगा देते थे। लेकिन इस बार तो सिस्टम ने ऐसा सरप्राइज दिया कि सबकी बत्ती गुल हो गई। सिर्फ 3 मिनट भाई, स्पेशल ट्रेनिंग तो छोड़ो, किसी को रिसर्च सेंटर तक ले जाने में भी इससे ज्यादा समय लग जाता। उसी समय मेरी क्लास में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे सब सांप सूंघ कर बैठे हों। हर स्टूडेंट स्क्रीन को ऐसे घूर रहा था मानो कोई लॉटरी का रिजल्ट आने वाला हो और सब ड्रैगन नेशन के नए ऑब्जर्वर के नाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार एक लंबे और उबाऊ इंतजार के बाद अनाउंसमेंट खत्म हुआ और स्क्रीन पर एक नई चमचमाती लाइन आई, ड्रैगन नेशन का सिविलाइजेशन ऑब्जर्वर यांग चैन। अगली सेकंड मेरी सुंदर सी फोटो उस बड़ी स्क्रीन पर फ्लैश हो गई और उसे देखते ही पूरी क्लास में ऐसा हंगामा मचा जैसे किसी ने मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मार दिया हो। एक स्टूडेंट चिल्लाया, अरे बाप रे, यांग चैन सच में ये नल्ला कैसे चुन लिया? दूसरा खोपड़ी खुजाते हुए बोला, अबे पूरे देश में से यही नमूना मिला था क्या? पिछला ऑब्जर्वर भी हमारे स्कूल की नाक कटवा कर गया था और अब नया भी यहीं से है। इस स्कूल की किस्मत में कौन सा टोटका लिखा है? किसी ने तुरंत ताना मारा, खा किस्मत, जिसे चुना गया है वो महान हस्ती यांग चेन है जो हर दिन क्लास में घोड़े बेचकर सोता रहता है। जब सब लोग अपनी छाती पीट रहे थे और परेशान हो रहे थे, तभी मेरे सामने एक चमचमाता हुआ सिस्टम नोटिफिकेशन आया, बधाई हो, आप ड्रैगन नेशन के नए सिविलाइजेशन ऑब्जर्वर बन चुके हैं। अर्थ ऑनलाइन जल्द ही आपको गेम की दुनिया में घसीट कर ले जाएगा। इस दौरान आप खेल खत्म होने तक बाहर की दुनिया से कोई चुगली या बातचीत नहीं कर पाएंगे। उस समय मना करने का या नखरे दिखाने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे ये झमेला पसंद हो या ना हो, मुझे तो बकरा बनना ही था। इस बीच ड्रैगन नेशन की राजधानी में अर्थ ऑनलाइन की स्पेशल रिसर्च टीम में पूरी तरह कंप मच चुका था और सब पागलों की तरह भाग रहे थे। बेस के अंदर लगभग हर किसी ने अपना काम धंधा रोक दिया और तोते उड़े हुए चेहरों के साथ 3 मिनट के काउंटडाउन को ऐसे देखने लगे जैसे टाइम बम टिक टिक कर रहा हो। ये क्या बकवास हो रही है, सिर्फ 3 मिनट? एक रिसर्चर रोते हुए चिल्लाया, इस बार तैयारी का कोई चांस ही नहीं दिया। दूसरा मायूस होकर बोला, भाई हम तो गए, इतने कम समय में हम क्या ही उखाड़ लेंगे? रिसर्च ग्रुप के लीडर एल्डर चिन की आंखों के सामने तो ऐसा अंधेरा छाया कि वे चक्कर खाकर गिर नहीं वाले थे। वो ड्रैगन नेशन के सबसे बड़े पढ़े लिखे महाज्ञानी और इस पूरे प्रोजेक्ट के मेन कर्ता धर्ता थे। उन्होंने नए ऑब्जर्वर को खुद अपनी उंगली पकड़कर गाइड करने की तैयारी की थी, लेकिन सिस्टम ने उनके पूरे प्लान का पोपट कर दिया। कोई और रास्ता ना देखकर उन्होंने गुस्से में अपने दांत भींचे और चिल्लाकर ऑर्डर दिया, उस लड़के की कुंडली निकालो। 3 मिनट के अंदर मुझे यांग चिन की पूरी चड्डी बनियान तक की सारी जानकारी टेबल पर चाहिए। बहुत जल्दी मेरी पूरी जंग कुंडली एल्डर चिन के सामने लाकर पटक दी गई। अच्छी खबर यह थी कि मैं एक नामी गिरामी कॉलेज से था और ये वही कॉलेज था जहां से पिछला ऑब्जर्वर भी आया था। वहां का माहौल अच्छा था और पढ़ाई लिखाई की काफी नॉलेज थी, जिससे एक एवरेज स्टूडेंट के पास भी कुछ ना कुछ बेस्ट तो होता ही। लेकिन भाई, बुरी खबर यह थी कि मैं कोई नॉर्मल स्टूडेंट था ही नहीं। मैं तो पूरी क्लास में अपनी नंबर 1 नालायकी और कामचोरी के लिए मशहूर था। क्लास में खराटे मारना और दिन में हसीन ख्वाब देखना मेरा रोज का धंधा था। इसके ऊपर से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से लात खाने के बाद यानी ब्रेकअप के बाद मैं डिप्रेशन का नाटक लेकर बैठ गया था। सबकी नजरों में मैं एक हारा हुआ मजनू और आशिक था जिसने जिंदगी से पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी थी। इतना पढ़ने के बाद एल्डर चिन का चेहरा ऐसा उतरा जैसे किसी ने उनका फोन छीन लिया हो। वो घोर निराशा से भर गए
और उनके मुंह से सिर्फ एक कड़वी बात निकली। जहां ड्रैगन नेशन की रिसर्च टीम रो रही थी, वहीं आम जनता का भी बुरा हाल था। जैसे ही अर्थ ऑनलाइन का ग्लोबल लाइव स्ट्रीम शुरू हुआ, दुनिया भर के वाले दर्शकों को आपस में कीचड़ उछालने का मौका मिल गया। विदेशी चैट चैनल तुरंत अपनी तारीफ के पुल बांधने और दूसरों का मजाक उड़ाने का अखाड़ा बन गए। कुछ लोग चौड़े होकर कह रहे थे कि उनके देश का ऑब्जर्वर एक बहुत बड़ा जूलॉजिस्ट है। दूसरों ने लंबी लंबी हाँकते हुए डींग मारी कि उनका बंदा एक प्रोफेशनल रिसर्च टीम का हिस्सा है। हमेशा की तरह कुछ बड़े देश कमजोर देशों का मजाक उड़ा रहे थे और उन्हें पहले ही घुटने टेकने की सलाह दे रहे थे। फिर भी सबसे ज्यादा दंगल इंटरनेशनल चैनल पर नहीं, बल्कि ड्रैगन नेशन के अपने लाइव स्ट्रीम पर चल रहा था। मेरे चुने जाने के कुछ ही मिनटों बाद मेरे ही स्कूल के जलकुकड़े स्टूडेंट्स ने मेरी पूरी पोल खोलना शुरू कर दिया। उन्होंने ढिंढोरा पीट दिया कि मैं क्लास में सोता रहता था, दिन में मुंगेरीलाल के सपने देखता था और अर्थ ऑनलाइन से जुड़ी सीरियस क्लासों में भी खर्राटे मारता था। जैसे ही ये खबर लीक हुई, पूरे देश की जनता को काट मार गया और सबकी रीढ़ की हड्डी में कंपी छूट गई। कुछ समय पहले ही ड्रैगन नेशन पिछला वर्जन हारने के कारण आई भयानक तबाही से जैसे जैसे अपनी इज्जत बचाकर निकला था। अब सिस्टम ने ये साफ कह दिया था कि इस बार हारने पर पिछवाड़ा और बुरी तरह लाल किया जाएगा, यानी सजा और भयानक होगी। इसका मतलब अगर ड्रैगन नेशन फिर से हारा तो आने वाली तबाही पहले से कहीं ज्यादा डरावनी हो सकती है। इसके चलते यांगचेन महानालायक और ड्रैगन नेशन को मिली फूटी किस्मत जैसे टॉपिक तेजी से ट्रेंड करने लगे। अनगिनत वेले लोग लाइव स्ट्रीम में आ गए और स्क्रीन को आंखें फाड़कर घूरने लगे। वहां मैं एकदम चिल होकर बिल्कुल अनजान नजरों से आसपास के नजारे ले रहा था, जबकि बाहर करोड़ों लोगों का दिल बैठा जा रहा था। बेशक हर किसी ने हिम्मत नहीं हारी थी। कुछ लोगों का तर्क था कि भाई, दूसरे देशों को भी तो तैयारी का समय नहीं मिला है ना, इसका मतलब ड्रैगन नेशन के पास अभी भी तुक्का मारने का मौका है। दूसरों ने जोश दिलाते हुए कहा कि इस मिट्टी ने हमेशा आखिरी मिनट पर पलटी मारी है और चमत्कारों की यहाँ कोई कमी नहीं रही है, इसलिए आखिरी सेकंड तक किसी को भी हार मानकर रोने का कोई हक नहीं है। हालांकि उस समय मुझे सिस्टम ने गोद में उठाया और एक खास वर्चुअल स्पेस में ले जाकर पटक दिया। वहां दुनिया भर के सैकड़ों सिविलाइजेशन ऑब्जर्वर कबाड़ियों की तरह इकट्ठा हुए थे और हर इंसान के सिर के ऊपर उनके देश का झंडा ऐसे तैर रहा था जैसे कोई गुब्बारा हो। बाहर की स्क्रीन सब कुछ लाइव टेलीकास्ट कर रही थी, जिससे पूरी दुनिया अंदर होने वाले तमाशे को मजे लेकर देख सकती थी। कुछ ही समय में लोग अपना अपना गैंग बनाने लगे। जिन देशों के आपस में अच्छे सेटिंग थे, वे खुद ही एक दूसरे की तरफ चुंबक की तरह खींचे चले आए। अमेरिका के ऑब्जर्वर के आसपास तो ऐसी भारी भीड़ जमा हो गई जैसे कोई फ्री का राशन बन रहा हो, जिससे वो खुद को बहुत बड़ा डॉन समझ रहा था। मेरी तरफ भी कुछ लोग रेंगते हुए आए, लेकिन उनमें से ज्यादातर मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और पिद्दी भर के छोटे देशों से थे, जिनकी गिनती सामने वाले वीआईपी ग्रुप से काफी कम थी। खेल शुरू होने से पहले ही दुनिया का असली सिस्टम और भेदभाव साफ दिख रहा था। हालांकि जिस चीज ने सच में सबके अंदर का खून गरमा दिया, वो ये फालतू की राजनीति नहीं थी, बल्कि वो नया नियम था जिसे सिस्टम ने कुछ ही देर बाद बड़े टोन में अनाउंस किया। स्पेस में एक मैकेनिकल आवाज गूंजी, हे ऑब्जर्वर भाइयों और उनकी बहनों, आप अपने जीव के विकास में एक लिमिट तक टांग अड़ा सकते हैं, यानी दखल दे सकते हैं। इस टांग अड़ाने के जरिए आप जीव के इतिहास और उसके विकास की पूरी दिशा को घुमा सकते हैं। हालांकि आप 3 से ज्यादा बार अपनी उंगली नहीं कर सकते और ये सब एक तय दायरे के अंदर होना चाहिए। एक और बोनस टिप सुन लो, जब कोई ऑब्जर्वर दखल देना चाहेगा तो वो बाहर बैठी अपनी टीम से फोन घुमाकर मदद ले सकता है। जैसे ही ये जादुई शब्द आए, अनगिनत लोगों की आंखें ऐसे चमक उठी जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। पिछले वर्जन में ऑब्जर्वर सिर्फ तमाशा देखने वाले दर्शक बनकर रह जाते थे। वे जीवों को बनते बिगड़ते देख तो सकते थे, लेकिन बेचारे उनकी किस्मत बदलने के लिए कुछ उखाड़ नहीं पाते थे। इस नए नियम ने पूरा गेम ही पलट दिया। जीवों के चलने फिरने का तरीका, उनके शरीर का ढांचा और उनके बढ़ने की दिशा, इन सबको अब बदला जा सकता था। ताकतवर देशों के लिए इसका मतलब था कि उनकी साइंटिस्टों की पलटन अब सीधे गेम में अपनी उंगली कर सकती थी। ऑब्जर्वर के लिए जीत अब सिर्फ किस्मत का सट्टा नहीं थी, ये तगड़ी स्ट्रेटेजी और सही फैसलों का तगड़ा दंगल बन चुकी थी। ड्रैगन नेशन के रिसर्च हेडक्वार्टर के अंदर एल्डर चिन ने आखिरकार चैन की सांस ली और अपनी छाती ठोंकी। उन्होंने तुरंत पूरी टीम को रेड बुल पिलाकर तैयार रहने का ऑर्डर दिया, ताकि जब भी मैं गेम में कोई उंगली करना चाहूं, वे मुझे पूरा डेटा का सपोर्ट तुरंत दे सके। फिर भी बाकी गधों के मुकाबले मैं इसके पीछे छिपे हुए बड़े स्कैम को साफ देख सकता था। पहली नजर में दखल देना एक जैकपॉट लग रहा था, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा जाल था। विकास को प्रभावित करना सुनने में इतना सिंपल लगता है, जैसे किसी वीडियो गेम में पॉइंट बढ़ाकर ताकत बढ़ा दी, लेकिन जीवों का असली विकास कभी भी सिर्फ ताकत या स्पीड बढ़ाने जितना सीधा और आसान नहीं होता। ज्यादा ताकत का मतलब ये नहीं कि आप मौसम की मार झेल जाएंगे, और बहुत बड़ा शरीर होने का मतलब ये नहीं कि आप अमर हो जाएंगे। इतिहास गवाह है कि ऐसे अनगिनत जानवर रहे हैं जो बहुत खूंखार और विशाल दिखते थे, फिर भी प्रकृति ने उन्हें लात मारकर दुनिया से साफ कर दिया। यानी अगर मैंने इन 3 मौकों का गलत इस्तेमाल किया तो मैं अपने जीव को बिना कुछ किए ही अपनी ही बेवकूफी से और तेजी से मार डालूंगा। इसी वजह से मैंने मन ही मन खुद को डांटते हुए कहा कि बेटे यांगचेन, ज्यादा हवा में मत उड़ो और सावधान रहो। जल्द ही वर्जन का ट्रेलर यानी प्रीव्यू शुरू हुआ। हालांकि सिस्टम ने पहले ही साफ कर दिया था कि नया वर्जन 44 लाख साल पहले के टाइम से शुरू होगा, लेकिन ट्रेलर पहले पिछले वर्जन के क्लाइमेक्स पर गया। स्क्रीन पर एक विशाल जलता हुआ पहाड़ जैसा उल्कापिंड आसमान से सीधे जमीन पर आकर फटा, जिससे वो तबाही फिर से ताजा हो गई जिसने क्रिटेशियस पीरियड का दी एंड किया था। दुनिया का खात्मा एक बार फिर सबके सामने लाइव रिप्ले हुआ और डायनासोर का पूरा घमंड इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। जमीन के बड़े बड़े टुकड़े बुरी तरह कांपने लगे और ये धरती धीरे धीरे तबाही के मलबे से खुद को समेटने लगी। उसके बाद स्क्रीन पर समय ऐसे भागा जैसे कोई लोकल ट्रेन छूट रही हो, और देखते ही देखते करोड़ों साल हवा में उड़ गए। इस बड़ी तबाही के बाद जो चुने मुन्ने जीव बचे, वे ज्यादातर छोटे और माहौल में ढलने वाले चूहे जैसे मैमल्स थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, दुनिया का मौसम थोड़ा सुहाना और गर्म होने लगा। जंगल हर जगह ऐसे फैल गए जैसे कोई हरी चादर बिछ गई हो, जिससे जीवों के बढ़ने के लिए अच्छा चांस मिल गया। फिर और 1 करोड़ साल बीत गए और मौसम धीरे धीरे फिर से नखरे दिखाने लगा और ठंडा होने लगा। घास के मैदान चारों तरफ फैलने लगे, जिससे मैमल्स की वैरायटी में ऐसा भारी उछाल आया कि पूछो मत। सुअर, गाय, भेड़, घोड़े, हाथी, बिल्ली, साबर टूथ शिकारी कुत्ते, बंदर,
चमगादड़ और अनगिनत अन्य जीवों के दादा परदादा एक के बाद एक रैंप वॉक करते हुए सामने आए। लगभग 4 करोड़ 30 लाख साल का एवोल्यूशन सबकी आंखों के सामने से 5G की स्पीड से गुजर गया। फिर भी खड़ू सिस्टम ने इसे सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर माना। ये असली गेम का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। ये सिर्फ सभी ऑब्जर्वर्स को एक बात समझाने के लिए था कि बेटा, डायनासोर का पत्ता कट चुका है और मैमल्स का एक नया दौर पूरी तरह शुरू हो चुका है। फिर असली नया वर्जन आखिरकार स्क्रीन पर आया, जिसका नाम था नया मायोसिन दौर। पहली बार मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे बदले जैसे किसी ने मेरी लॉटरी लगा दी हो। अगर मेरी पिछली जिंदगी की यादें एकदम टकाटक सही थी, तो ये एक बहुत ही कड़क और इंपॉर्टेंट दौर था जो लगभग 2 करोड़ 30 लाख साल पहले शुरू हुआ था और 2 करोड़ से ज्यादा सालों तक घिसकता रहा था। इसी समय के दौरान हमारे और आपके असली पूर्वज यानी इंसान के पूर्वज धीरे धीरे इतिहास के मंच पर अपनी एंट्री मारने वाले थे। लेकिन गेम के अंदर और बाहर देखने वाले ज्यादातर मंदबुद्धि लोगों को इतनी दूर की बात समझ नहीं आ रही थी। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वे जिस जीव को चुनने जा रहे हैं वो एक दिन ये तय करेगा कि इस पूरी धरती का असली बाप कौन बनेगा। सबने सबसे पहले उन्हीं जीवों पर नजर गड़ाई जो दिखने में बहुत खूंखार और बॉडी बिल्डर टाइप थे। जैसे जैसे मौसम ठंडा हुआ और जंगलों का पत्ता साफ करके वहां घास के मैदान आ गए, शाकाहारी मैमल्स तेजी से अपना कुनबा बढ़ाने लगे। सबसे पहले जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा वो था हाथियों का भारी भरकम परिवार। फिर आइडियोथेस। ये विशाल जानवर 5 मीटर से ज्यादा लंबे और 12 टन से ज्यादा वजनी थे। वे काफी हद तक आज के हाथियों जैसे ही दिखते थे, लेकिन उनकी सूंड थोड़ी छोटी थी और उनके विशाल दांत नीचे की तरफ किसी नुकीले हुक की तरह मुड़े हुए थे। जल्द ही मैस्टोडन, गुम्फोथेरिस और हाथी के कई अन्य चचेरे मेरे भाई एक के बाद एक सामने आए। हालांकि वे दिखने में थोड़े अलग थे, लेकिन उन सब में एक बात बिल्कुल कॉमन थी, उनका हाथी जैसा साइज। डायनासोर के दबदबे वाले 3 वर्जन देखने के बाद ज्यादातर लोगों का दिमाग अभी भी एक सिंपल बात पर अटका था कि भाई, जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही मजबूत होगा। ड्रैगन नेशन के रिसर्च ग्रुप के अंदर एल्डर चिन ने तुरंत हाथी के परिवार को अपनी पहली पसंद बनाने का ऑर्डर दे दिया। सिर्फ साइज और जिंदा रहने के चांस के हिसाब से वे नए वर्जन में सबसे सेफ दाव लग रहे थे। इसके बाद गैंडों की पलटन आई। 2 सींग वाले गैंडे, काले गैंडे, सफेद गैंडे और उनके अन्य सगे संबंधी एक के बाद एक स्क्रीन पर दिखे। उनके शरीर भी काफी भारी थे, लेकिन हाथी के परिवार के सामने वे थोड़े बच्चे लग रहे थे। उनकी दौड़ने की स्पीड भी कुछ खास नहीं थी। एल्डर चिन का अंदाजा बड़ा सिंपल था कि वे सिर्फ एक बैकअप ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए फूड चेन के टॉप पर पहुंचना मुश्किल होगा। फिर समय 18 लाख साल पहले के घास के मैदानों पर आया और घोड़ों के परिवार के जीव सामने आए, जो पुराने घास के मैदान के घोड़ों से अपग्रेड होकर बने थे। उनके शरीर काफी हद तक आज के रेस के घोड़ों जैसे टकाटक दिखने लगे थे। उनके पैर मजबूत थे और दौड़ने की क्षमता गजब की थी। कुछ ही समय बाद हिरणों की प्रजातियों में ऐसा धमाका हुआ कि अनगिनत वैरायटी सामने आ गई। सींग वाले हिरण, प्राचीन जिराफ, विशाल जिराफ और अनगिनत अन्य प्रजातियां पूरे घास के मैदान में चरने लगी। उनके पास शायद बहुत बड़ा साइज नहीं था, लेकिन वे घास के मैदानों पर जिंदा रहने के लिए जरूरी चीजों में एकदम पक्के थे, जैसे बिजली जैसी स्पीड, ग्रुप रहना और किसी भी मौसम में ढल जाना। अगर अब तक दिखाई गई हर चीज ने इस पुरानी सोच को मजबूत किया था कि विशाल जानवर ही सबसे बड़े गुंडे होते हैं, तो इसके बाद जो एंट्री हुई उसने उस सोच की धज्जियां उड़ा दी। साबर टूथ बिल्लियां यानी खूंखार शेर आ चुके थे। एक साबर टूथ टाइगर लगभग 1.2 मीटर ऊंचा था, जिसकी लंबाई 3 मीटर से ज्यादा थी और वजन आज के तगड़े शेर से भी दोगुने से ज्यादा था। उसके पैर लंबे थे, मांसपेशियां लोहे जैसी मजबूत थी, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी उसके मुंह से निकले 2 खतरनाक तलवार जैसे लंबे दांत। इससे भी बड़ी बात यह थी कि स्क्रीन पर सीधे उसे विशाल हाथी जैसे जानवरों का शिकार करके उनका कीमा बनाते हुए दिखाया गया। स्पीड, ताकत, शिकार करने का तरीका, सब कुछ एकदम 100% था। इस नजारे ने अनगिनत दर्शकों के होश उड़ा दिए। इसने साफ साबित कर दिया कि इकोसिस्टम में सबसे ऊंचा स्थान जरूरी नहीं कि सबसे बड़े शाकाहारी पेटू जीवों का ही हो, वो उन टॉप शिकारियों का भी हो सकता है जो बड़े से बड़े जानवर का शिकार कर सकते हैं। और साबर टूथ बिल्ली सिर्फ एक अकेली प्रजाति नहीं थी, एक के बाद एक उसके कई खतरनाक रूप सामने आए। नकली साबर टूथ बिल्ली, पंखों वाली साबर टूथ बिल्ली, विशाल साबर टूथ टाइगर, ब्लेड टूथ टाइगर, टेरर कैट और न जाने क्या क्या। हर एक से ऐसी खतरनाक शिकारी की वाइब आ रही थी कि देखकर ही पसीना छूट जाए। यहाँ तक कि एल्डर चिन का चेहरा भी आखिरकार गंभीर हो गया। उनकी राय में साबर टूथ बिल्ली इस वर्जन के लिए हाथी के परिवार से ज्यादा सटीक और सही जवाब हो सकती थी। हालांकि स्क्रीन साफ तौर पर जीत का सिर्फ एक रास्ता दिखाकर शांत बैठने वाली नहीं थी। इसके बाद भालू सामने आए। इस समय उनके पूर्वज केवल 1 मीटर लंबे थे और ज्यादातर जंगलों में दुबक कर रहते थे। पौधों, कीड़ों और छोटे मैमल्स को खाकर गुजारा करते थे। वे अभी तक कुछ खास नहीं लग रहे थे। फिर जंगली शिकारी कुत्ते आए। उनके शरीर आज के शिकारी कुत्तों से कई गुना बड़े थे और उनमें बड़े मैमल्स को दौड़ा दौड़ा कर गिराने की ताकत थी। उसके बाद पुरुसाउरस आया, जो पानी का साक्षात यमराज यानी विशाल मगरमच्छ था। ये 11 मीटर से ज्यादा लंबा था, वजन 6 टन से ज्यादा था और इसके पास जमीन से जुड़े सभी जानवरों में सबसे खतरनाक और हड्डी तोड़ काटने की ताकत थी। फिर विशाल वानामी सांप था, जिसके लपेटे में आने वाले का बचना नामुमकिन लग रहा था। इसके बाद अर्जेंटीना की विशाल चील आई, जिसके पंख एक छोटे हवाई जहाज जैसे चौड़े थे। लेकिन जब सीन समुद्र के अंदर गया तो एक बहुत ही विशाल मॉन्स्टर ने सबकी धड़कनें रोक दी। मेगालोडन, 20 मीटर से ज्यादा लंबा और 90 टन से ज्यादा वजनी इस जीव का अकेला खुला जबड़ा ही 3 मीटर का था, जिसमें पूरा का पूरा इंसान समा जाए। जमीन से डायनासोर के खत्म होने के बाद विशाल जीव गायब नहीं हुए थे, वे बस समुद्र में शिफ्ट हो गए थे और पानी की दुनिया पर अपना राज चला रहे थे। इसका विशाल साइज, खतरनाक ताकत और टॉप शिकारी होने के नाते इसने तुरंत अनगिनत देशों का ध्यान खींचा। कई ऑब्जर्वर की नजरों में ये डायनासोर के जमाने के समुद्री राजाओं का सीधा वारिस लग रहा था। एक के बाद एक कई धांसू जीवों को टेबल पर रखा गया। हाथी का परिवार, साबर टूथ बिल्ली, जंगली शिकारी कुत्ते, पुरुसाउरस, मेगालोडन, हर एक बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था और हर एक पर दाव लगाना फायदे का सौदा लग रहा था। फिर भी जैसे ही जायदाद पर लोगों का ध्यान इन विशाल राक्षसों और टॉप शिकारियों पर अटक गया, स्क्रीन अचानक एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ी और समय सीधे 58 लाख साल पहले पहुंच गया। सीन अंतहीन घास के मैदानों
और गहरे समुद्र के इन दिग्गजों से पूरी तरह हटकर मैदानों के किनारे एक छोटे से सूखे जंगल की तरफ चला गया।